नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज से हम डेली एग्ज़ाम तक डेली 25 चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। यूनिट वाइज लेकर आऊँगी, जैसे कि आज हिंदी साहित्य के इतिहास यूनिट 2 से मैं आपको 25 प्रश्न करवाऊँगी। इन 25 प्रश्नों को आप लगा के अपनी तैयारी को देखिएगा। क्या आप तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो इन 25 प्रश्नों को आप आसानी से लगा पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आपसे रह जाता है तो आप इन टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ करिएगा। तो यूनिट वाइज करवाऊँगी, उस यूनिट को दोबारा से आप रिवाइज़ करिएगा। तो मैं डेली 25 प्रश्न करवाऊँगी, तो आप ये ना सोचिएगा कि अगर मैं 25 प्रश्न करवा रही हूँ, बहुत कम करवा रही हूँ प्रश्न, तो आप प्रश्नों की क्वांटिटी मत देखिए, अपनी तैयारी की क्वालिटी को परखिए कि आपने कितनी बेहतर तैयारी की है। समझ रहे हैं? तो इन 25 प्रश्नों को 25 चैलेंजिंग प्रश्न आपके लिए पर दिन लेकर आऊँगी और ईमानदारी से आपने अपने मार्क्स, अपनी तैयारी और इस वीडियो को लेके अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर देना है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँगी तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा एफर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को लेके आपकी अगर कोई भी राय है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है आप सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने, किस नाम से और कब किया? इस प्रश्न को आपने बताना है। 4 ऑप्शन है, तो आप फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी अनुवाद किसने किया? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब किया? तो 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? अब इस प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए, एग्जाम में प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं हर मॉक टेस्ट में आपको यही बताती हूँ कि आधा प्रश्न के जो उत्तर आप लगा के आते हैं ना, वो प्रश्नों को गलत पढ़ के लगा के आते हैं। तो ध्यान से एकाग्रित होके इस प्रश्नों को पढ़ के अपना उत्तर लगाया करें एग्जाम में। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन इतिहासकारों के ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी? तो यहाँ पे दी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन इतिहासकारों को अपने ग्रंथ कविवृत्त संग्रह में संज्ञा दी? तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस ग्रंथ को कहा गया है? तो ये कहा गया है शिव सिंह सरोज के ग्रंथ को। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा, ये 10 करके लिखा है लेकिन पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य? एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ना, कथन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें असत्य कौन सा है, तो आपने असत्य छांट के बताना है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, आप बताइए देख के। तो इन प्रश्नों का जो सही उत्तर हो जाएगा असत्य। असत्य है विकल्प डी। भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1950 में नहीं 1941 में है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं आपको विचलित करने के लिए। जिनकी तैयारी अच्छी हो तो आराम से लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन पत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इनमें से असत्य कथन बताना है। कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कथन है, यह बनारस से प्रकाशित होता था।
तो ये बनारस से नहीं कलकत्ता से प्रकाशित होता था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के संपादक में प्रकाशित होने वाली पत्रिका बंगदूत थी, कैसी थी? पत्रिका बंगदूत कैसी थी? तो ये एक साप्ताहिक थी। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई एवं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर हो सकता है? तो कब हुई थी स्थापना साहित्य अकादमी की? तो 1936 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद्र जी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1942 में हुई। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन वाको सागर ज्यों पानी, किसकी पंक्ति है? ये बताना है आपने, किसकी पंक्ति है? तो एक नार पिया को भानी तन वाको सागर ज्यों पानी, तो ये पंक्ति जो है खुसरो की है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन तर्क से। रैदास का ध्यान काव्य के कला पक्ष पर अधिक था, ये इस कथन हो गया। और तर्क क्या है? रैदास के काव्य में जातिगत अभिमान झलकता था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इन विकल्प को देख के? तो रैदास तो एक संत थे और उसमें जातिगत भावना झलकती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, मतलब सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा, किसकी पंक्ति है? तो ये बताना है। ये पंक्ति है इन चार विकल्प में से रैदास जी की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कथन तर्क से। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसके नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। तर्क, विद्यापति शैव थे। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ये चार विकल्प दिए हैं, देख के बताइए कौन सा सही होगा तर्क और कथन में से। तो तर्क और कथन दोनों ही सही हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तोहरा वदन सम चांद होवथी नाही केयो जतन बीही केला, किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं हर दिन एक आध दो दिन पे या फिर हर दिन मैं क्वेश्चंस ऐसे 1 लाइन वाले डालती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिनको आप पर डे पढ़ के भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आसान क्वेश्चन आते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आसान छोड़ के उसको छोड़ ही देते हैं। भाई ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे, बाद का बाद ही रह जाता है। और एग्ज़ाम में जब आता है तो हम उसको कर ही नहीं पाते, पजल हो जाते हैं। उन विकल्प ऐसे दिए होते हैं कि उनमें ही हम उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत से 1 लाइन वाले क्वेश्चन करवाती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे भी, दोनों पे ही। जिस पे चाहे जुड़ना चाहे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे कहा? किसे कहा? तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को। क्या पूछा है? राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि बोला है, ना कि पहला कवि। बड़ा कवि हो जाएगा स्वयंभू, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला कवि हो जाएगा सरहपा। ये बड़ा कवि है और ये सबसे पहला कवि है। राहुल साकृत्यायन ने माना इसे। तो विकल्प फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमेशा प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ के उसका उत्तर लगाना है। अगला प्रश्न है, भक्ति के उदय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
भक्ति के उदय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन छांटना है, तो इसमें से असत्य कथन पढ़ेंगे अगर तीनों के तीनों विकल्प, तो इसमें से कोई नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मैं विकल्प पढ़ देती हूँ। मैं विकल्प इसलिए नहीं पढ़ती हूँ, अगर विकल्प पढ़ने लग गई तो जो मैं 25 प्रश्न आपको 15 मिनट में करवाऊंगी वही आपको आधा एक घंटा लग जाएगा। इसीलिए विकल्प नहीं पढ़ती हूँ। विकल्प को आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं खुद से। मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम सेविंग हो और कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। तो यहाँ पे इसका विकल्प मैं पढ़ देती हूँ। ग्रियर्सन के लिए यह एक बाहरी प्रभाव था, रामचंद्र शुक्ल के लिए वो एक बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए महज भारतीय परंपरा का विकास है, भक्ति उदय के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो इसमें से कोई नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करता हूँ। किसका कथन है? अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ अपनी अपनी भाखा ले ही दई कर, किसकी पंक्ति है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ये पंक्ति किसकी है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो ये पंक्ति है जायसी की, विकल्प भी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपना भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। ये कथन किसका है? ये 4 विकल्प में से पढ़ के बताइए। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? ये तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। ये बिल्कुल सही रामविलास शर्मा जी का है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर भी सभी को पता होगा, क्योंकि ये PYQ का प्रश्न मैंने उठाया है। तो विशिष्टाद्वैतवाद है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? इसमें सही तथ्य बताने हैं नागमती वियोग खंड के संबंधित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, बिल्कुल सही। और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो क और घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये भी मैंने PYQ का प्रश्न उठाया है। PYQ आपने इतनी अच्छे से करना है, इसको मजाक में नहीं लेना है। 2004 से 2021 तक PYQ आती है, यूथ कंपटीशन टाइम। अभी कईयों को तो ये भी नहीं पता, इसकी बुक भी आती है सॉल्व, इनके चारों ऑप्शनों को डिटेल में लिखी हुई होती है इस बुक में। इसकी बुक भी आती है, यूथ कंपटीशन टाइम, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको। तो इस बुक को आपने मजाक में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से करना है। आपका 50% मेरे को लगता है कि आप यहाँ से कवर कर लेंगे अगर इसको बहुत अच्छे से किए होंगे। बाकी आपने टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी है, जो भी आपको बुक आपके पास है, चाहे अरिहंत हो, ट्रू मैन हो, और भी बहुत सी बुक हैं, और अशोक तिवारी की है, दृष्टि की है, काफ़ी सारी बुक हैं। जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, साथ में रिवीजन करते रहो। और PYQ की बुक यूथ कंपटीशन टाइम, तो इसको किसी भी हालत में करनी है, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके अनुसार विद्यापति ने पदावली की रचना स्वाता सुखाय के लिए की है? किसके अनुसार? तो बच्चन सिंह के अनुसार, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुनीता कुमार चटर्जी उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहे हैं? क्या कहे हैं बताइए, क्या कहे हैं? तो प्राचीन कौशली, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था को माना है।
विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के चैलेंजिंग 25 प्रश्न। ईमानदारी से मुझे बताइएगा 25 में से आप कितने जन हैं जो सही कर पाए हैं पूरे 25 के 25, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो दोबारा से हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट 2 है इसको बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें से प्रश्न बनते हैं, काफ़ी हद तक 20 से 25 प्रश्न बन जाते हैं इसमें से, या 20 से 25 नहीं 15-20 प्रश्न इसमें से बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल सारे आते हैं। तो काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए। अगर आप 25 प्रश्न नहीं पूरे कर पाए हैं तो फिर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।